कभी सोचा है कि ये जो हजारों घरों को रोशन करने वाली बिजली है, ये दरअसल आती कहाँ से है? जरा एक मूंगफली के दाने के बराबर यूरेनियम के टुकड़े का तसव्वुर करें और अब दूसरी तरफ 1800 पाउंड कोयले या 150 गैलन तेल के ढेर को जहन में लाएं। हैरत की बात यह है कि इस छोटे से दाने में इतनी ही ताकत छुपी है जितनी इन बड़े ढेरों में। बिल्कुल जादू सा लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं, ये यूरेनियम की नाकाबिले तसव्वुर और हैरानकुन तवानाई है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बज़ाहिर आम से पत्थर का वो हैरत अंगेज सफ़र देखेंगे जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये यूरेनियम ज़मीन के गहरे अंधेरों से निकलकर हमारे घरों के बल्ब रोशन करने तक का सफ़र कैसे तय करता है। चलिए इस सनसनीखेज सफ़र में बाकायदा गोता लगाते हैं। पहला हिस्सा, दरियाफ्त की चिंगारी, जहां से इस तारीखी सिलसिले का आगाज हुआ। अब जरा तारीख के औराक पलट कर देखते हैं जहां साइंस ने वो जखन भरी कि दुनिया दंग रह गई। 1799 में क्लापरॉथ नामी साइंसदान ने बर्लिन की एक लैब में एक काले पत्थर के अंदर यूरेनियम दरियाफ्त किया। फिर 1896 में बेकरेल ने बिल्कुल अचानक बगैर किसी बैरूनी रोशनी के उसमें कुदरती तापकारी या रेडियो एक्टिविटी को नोटिस किया। कहानी तेजी से आगे बढ़ी। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन ढूंढ निकाला जिस पर कोई चार्ज नहीं था। और फिर 1938 का वो तारीखी लम्हा आया जब हान और स्ट्रासमैन ने न्यूट्रॉन की मदद से एटम को ही 2 हिस्सों में तोड़ दिया। बस इस एक वाक़े ने तो जैसे पूरी साइंसी दुनिया में एक तहलका मचा कर रख दिया। अब अगर हम कुदरती यूरेनियम को देखें तो ये बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों का मजमुआ है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 99.3% तो U-238 है और इसके साथ एक बहुत ही बारीक सा महज 0.7% का हिस्सा U-235 का होता है। बज़ाहिर ये मिकदार कुछ भी नहीं लगती, मगर यकीन माने सारी की सारी कहानी इसी एक छोटे से हिस्से के गिर्द घूमती है। इन दोनों का फ़र्क समझना बहुत दिलचस्प है। U-238 खासा भारी, मुस्तहकम और गैर फ़ाल सा होता है। समझ लें जैसे कोई सुस्त सा बड़ा भाई हो, जबकि वो जो इंतहाई मामूली सा हिस्सा है ना U-235, वो हल्का और बेहद फ़ाल होता है। और असल में यही वो आइसोटोप है जो टूटता है और फिर वो शानदार बेपनाह तवानाई पैदा करता है जिसकी हम सबको तलाश थी। अब जाहिर है इस 0.7% को अलग करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये इंसानी तारीख के मुश्किल तरीन कामों में से एक था और इसी चैलेंज ने मशहूर ज़माना मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जन्म दिया। बदकिस्मती से इस सारी तगोदाव का पहला नतीजा तो 1945 के हौलनाक हिरोशिमा बम की सूरत में सामने आया। लेकिन इसी तबाही ने इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इतनी बड़ी ताकत को सिर्फ तबाही के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या इसे पुरअमन तवानाई और दुनिया को रोशन करने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। दूसरा हिस्सा, यूरेनियम के खजाने की कानकनी, ज़ेरे ज़मीन इंजीनियरिंग का एक ज़बरदस्त कमाल। कनाडा के एक इलाके सस्केचुवान की बात करते हैं। वहाँ मौजूद पत्थरों में यूरेनियम की मिकदार हैरत अंगेज़ तौर पर 20% तक पाई जाती है। ये नंबर इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये आलमी औसत से पूरे 100 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल 100 गुना। लेकिन इसे ज़मीन से निकालना वो एक अलग ही दर्द-ए-सर था। ज़रा सोचिए, इस ख़जाने के ऐन ऊपर पानी से भरा हुआ रेत का पत्थर मौजूद है। तो इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने एक इंतहाई अनोखा हल निकाला जिसे आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग कहते हैं। पहले वो गहरे सुराख करते हैं, फिर उसमें -30 डिग्री का कैल्शियम क्लोराइड पंप किया जाता है। इससे होता यह है कि ज़ेरे ज़मीन सारा पानी जमकर बर्फ़ की एक लोहे जैसी ठोस दीवार बन जाता है और चूंकि तापकारी का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आखिर में इंसानों के बजाय रिमोट कंट्रोल मशीनों के ज़रिए बड़ी एहतियात से इस कच्च धात को बाहर निकाला जाता है। एक बार जब ये तापकार पत्थर बाहर आ जाता है तो फिर शुरू होता है ख़तरनाक प्रोसेसिंग का मरहला। सबसे पहले पत्थर को स्कैन किया जाता है, फिर कुचलकर एक बारीक गीला सा पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद इस पर इंतहाई ताकतवर किस्म के तेज़ाब डाले जाते हैं ताकि यूरेनियम इसमें घुल जाए और फिर कई केमिकल रिएक्शन से गुजारने के बाद इसे साफ़ करके एक गाढ़े मुर्तकिज़ माई की शक्ल दी जाती है। अब ये अगली मंजिल के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरा हिस्सा, अफजूदगी या एनरिचमेंट की साइंस और सेंट्रीफ्यूज की वो कमाल टेक्नोलॉजी जो इसकी बुनियाद है। सेंट्रीफ्यूज दरअसल एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर यूरेनियम को एक ख़तरनाक गैस में बदल कर डाला जाता है और फिर ये मशीनें 1 मिनट में हज़ारों चक्कर लगाती हैं। इतनी इंतहाई तेज़ रफ्तार की वजह से जो भारी U-238 होता है वो झटके से बाहर की तरफ धकेला जाता है और हमें जो मतलूबा हल्का U-235 चाहिए वो दरमियान में जमा होने लगता है। ये अफजूदगी का बिल्कुल बुनियादी लेकिन इंतहाई कारामद असूल है। अब अगर हम इन अफजूदगी के दर्जात पर गौर करें ना, तो कुदरती तौर पर हमने देखा कि मतलूबा हिस्सा सिर्फ 0.7% होता है। बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स के लिए इसे बस 3 से 5% तक बढ़ाना काफ़ी होता है।
लेकिन अगर किसी को हथियार बनाने हैं तो फिर यही सतह 90% तक ले जानी पड़ती है। और यही वो बहुत बड़ा फर्क है जिसने इस पूरे अमल को दुनिया की सबसे हसास टेक्नोलॉजी बना दिया है। चौथा हिस्सा, जियोपॉलिटिक्स और साइबर वॉरफेयर, ताकत की वो छुपी हुई कश्मकश जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। 1979 के इंकलाब ने एटमी पॉलिसियों का रुख ही मोड़ दिया। फिर 2002 में नितंज में एक वसी ज़ेरे ज़मीन तनसीब का इंकशाफ हुआ। बात यही नहीं रुकी, 2009 में फर्दू के मकाम पर एक और गहरी तनसीब बेनकाब हुई। और फिर 2010 का वो मशहूर ज़माना वाक़ आया जब स्टक्सनेट नामी साइबर हमले ने मशीनों को ही मफलूज कर दिया। ये टाइमलाइन हमें साफ बताती है कि ये टेक्नोलॉजी आलमी बिसात पर कैसा फैसलाकुन किरदार अदा कर रही है। फुर्दू की तनसीब को ही ले लीजिए। इसे पहाड़ के अंदर पूरे 80 मीटर की गहराई में तामीर किया गया था। इसका वाहिद मकसद क्या था? यही कि किसी भी किस्म के बैरूनी या ख़तरनाक फ़ौजी मिसाइल हमले को बर्दाश्त किया जा सके और अहम तरीन सहूलियात को बिल्कुल महफूज रखा जा सके। लेकिन खतरा तो बाहर से आया ही नहीं, वो तो अंदर से आ गया। 2010 में स्टक्सनेट नामी कंप्यूटर वायरस ने क्या किया? बगैर कोई एक भी गोली चलाए महज सिस्टम को अंदर से हैक किया और 1000 सेंट्रीफ्यूज मशीनों को तबाह करके रख दिया। ये इंसानी तारीख का पहला और बाकायदा सबसे बड़ा साइबर हथियार था। 5वां हिस्सा, दुनिया को रोशन करना। और अब बारी है इस सारी मेहनत से तवानाई हासिल करने की। ईंधन बनाने के लिए सबसे पहले हाई प्रेशर मशीनें इस पाउडर को दबाकर छोटे छोटे छर्रे या पैलेट्स बनाती हैं, वही जिनका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। फिर उन्हें 24 घंटे तक भट्टियों में पकाया जाता है। उसके बाद रोबोटिक मशीनें उन्हें जर्कोनियम की लंबी ट्यूब्स में भरती हैं जिन्हें फ्यूल रॉड्स कहते हैं, और फिर इन सबको मिलाकर एक बड़ी फ्यूल असेंबली की शक्ल दे दी जाती है। अब होता यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन जब U-235 से टकराता है तो एटम 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसके नतीजे में बेपनाह हरारत और मजीद नए न्यूट्रॉन निकलते हैं जो एक मुसलसल चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। ये शदीद हरारत पानी को उबलने पर मजबूर करती है और भाप बना देती है। फिर यही भाप बड़ी बड़ी टरबाइनों को पूरी कुव्वत से घुमाती है, जिससे लाखों घरों के लिए वो बिजली पैदा होती है जिससे हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। छठा और आखिरी हिस्सा, फिजला या वेस्ट का वो हल तलब मसला जिसका ताबकार साया आज भी मौजूद है। रिएक्टर में कामयाबी से जलने के बाद भी इन फ्यूल रॉड्स में इतनी शदीद ताबकारी बाकी होती है कि इनके करीब जाना भी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। उन्हें महफूज तरीके से ठंडा करने के लिए उन्हें 20 से 25 फुट गहरे पानी के तालाबों में कम से कम 1/2 यानी 10 साल तक डुबो के रखना पड़ता है। और तल्ख हकीकत तो ये है कि आज दुनिया भर में लाखों की तादाद में इंतहाई ताबकार फ्यूल रॉड्स इन्हीं गहरे तालाबों में खामोशी से पड़ी हैं। ये ना तो खुद ब खुद ख़त्म होती हैं और ना ही कहीं गायब होती हैं। ये बस वहाँ मौजूद हैं, वक्त गुजार रही हैं और एक तरह से इंतज़ार कर रही हैं। तो इस तमाम सफ़र के इख्तिताम पर एक बहुत ही गहरा सवाल जन्म लेता है। इस बेपनाह ताकत के जो देर पास आए हैं उनका हतमी हल दरअसल है क्या? हमने ज़मीन को जमा देने वाली इंजीनियरिंग से लेकर पेचीदा सेंट्रीफ्यूजेस तक इंसानी जहानत का उरूज तो देख लिया, मगर इन ताबकार रॉड्स का क्या बनेगा? इस कदर शानदार तरीके से दुनिया को रोशन करने की तवील मुद्दती कीमत क्या है? ये फैसला करना और इसका देरपा हल ढूंढना अभी बाकी है।